नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक चुनाव की बात करने वाले हैं जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई थी। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की। इस विश्लेषण में हम सीधे उन रिपोर्ट्स और डेटा को डिकोड करेंगे जो हमें बताते हैं कि जमीनी स्तर पर आखिर हुआ क्या था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है सबसे बड़े सवाल से, पश्चिम बंगाल 2026। जब बैलेट बॉक्स खुले तो आखिर क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था। ये तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच एक ऐसा नाटकीय महामुकाबला था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाईं या फिर बीजेपी ने बंगाल में कोई नया इतिहास रच दिया? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सेक्शन 1, व्यवस्था और सुरक्षा। चुनाव आयोग के सामने कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। इस पूरी प्रक्रिया को फ्री, फेयर और फियरलेस यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित बनाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन था जिसे हर हाल में शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया जाना था। 2.5 लाख, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। राज्य में करीब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। यह आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि चुनाव का माहौल कितना संवेदनशील था। इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी का सीधा सा मतलब है कि हर एक बूथ, हर एक इलाके पर बेहद कड़ी नजर रखी जा रही थी। दोनों ही पार्टियों के लिए इस चुनाव के मायने बहुत बड़े थे। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो यह महामुकाबला मुख्य रूप से 2 बेहद तनावपूर्ण चरणों में हुआ। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग इन्हीं 2 दिनों में पूरी हो गई। इसके बाद सबकी सांसें 4 मई के लिए अटक गईं। यही वो काउंटिंग डे यानी मतगणना का दिन था जब बंगाल की जनता का फैसला दुनिया के सामने आने वाला था। कब आते हैं सेक्शन 2 पर, विचारधाराओं की लड़ाई। चुनाव सिर्फ पोलिंग बूथ पर नहीं लड़ा जा रहा था, ये लोगों के जहन और भावनाओं में भी चल रहा था। एक तरफ मतदाता सत्ता विरोधी लहर महसूस कर रहे थे तो दूसरी तरफ बदलाव की एक गहरी चाहत भी पनप रही थी। ये कांटे की टक्कर और वैचारिक टकराव ही इस चुनाव की असली आत्मा थी। और ये तुलना दोनों पार्टियों के मुख्य एजेंडे को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ टीएमसी थी जो पूरी तरह से अपनी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति बिल्कुल आक्रामक थी। उन्होंने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और खास तौर पर एसआईआर वोटर लिस्ट विवाद जैसे तीखे मुद्दों को उठाकर मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की। सेक्शन 3, आंकड़ों का खेल। अब बात करते हैं उस चीज की जो राजनीति में सबसे ज्यादा मायने रखती है, नंबर। 4 मई को जैसे ही मतों की गिनती शुरू हुई, घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि राजनीतिक विश्लेषकों तक को संभलने का मौका नहीं मिला। शुरुआती रुझान न सिर्फ तेज थे बल्कि सच कहूं तो हैरान कर देने वाले भी थे। बंगाल विधानसभा का गणित समझना एकदम आसान है। इस चार्ट को देखिए। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का जादुई आंकड़ा चाहिए वो है ठीक 147 सीटें। 147 का नंबर पार कीजिए और सरकार बना लीजिए। पूरी राजनीतिक रस्साकशी इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन अब जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी 90 से अधिक सीटों का आंकड़ा पार कर रही थी। बंगाल की राजनीति के इतिहास को देखते हुए बीजेपी का ये 90 से ऊपर का शुरुआती लीड लेना एक बहुत बड़ा संकेत था कि राज्य में कोई भारी उलटफेर हो सकता है। मतगणना के शुरुआती घंटों में ही इन नंबरों ने खलबली मचा दी थी। सेक्शन 4, विवाद और आरोप। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और गंभीर मोड़ आ गया। मतगणना के दिन जो कुछ भी हुआ उसने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। यहां हम इन दावों को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये डिकोड कर रहे हैं कि स्रोत के अनुसार उस वक्त क्या क्या आरोप लगाए गए थे। रुझान खिलाफ जाते ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का जो सबसे पहला और तीखा रिएक्शन आया वो था बीजेपी द्वारा वोट लूट और चुनावी धोखाधड़ी। उन्होंने इन शुरुआती नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय एक सुनियोजित धांधली करार दिया। चुनाव परिणामों पर यह उनका स्पष्ट और आधिकारिक स्टैंड था। अगर इन दावों को थोड़ा और गहराई से समझें तो बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने 100 से अधिक सीटों पर अवैध तरीके से जीत हासिल की है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से ये अपील भी की कि वो हार न माने और अंतिम राउंड की गिनती खत्म होने तक काउंटिंग सेंटर्स पर मजबूती से डटे रहें। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, इसमें प्रशासनिक स्तर की बहुत ही स्पेसिफिक शिकायतें भी शामिल थीं। बनर्जी का दावा था कि उनके पास वैध आईडी कार्ड था, लेकिन फिर भी उन्हें मतगणना केंद्रों के अंदर जाने से रोक दिया गया। और उनके मुताबिक जब चुनाव अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई तो उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उनका ये बयान इस पूरे विवाद का निचोड़ है। ये जनादेश नहीं बल्कि लूट है। ये कोई आम बयान नहीं था, बल्कि शुरुआती नतीजों की वैधता को पूरी तरह से नकारने की एक खुली हुंकार थी। उन्होंने किसी भी हाल में नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और भविष्य में फिर से वापसी करने का एक कड़ा संकल्प भी जाहिर किया। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। एक राजनीतिक रूप से जागरूक बंगाल में राज्य के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए इस विवादास्पद फैसले के आखिर क्या मायने हैं? ये चुनाव सिर्फ हार जीत के नंबरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसे का एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।